नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल, गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। क्या? स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। जब मौर्य काल का पतन होता है तो उसके बाद छोटे छोटे राजवंश आए। तो जो मौर्य काल था उस समय एक अखंड भारत की रचना हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक और बिंदुसार, इनके समय में हमारा भारत जो है वो काफी विदेश तक फैल चुका था। आज विदेश है, उस समय जो अखंड भारत था उसको अखंड भारत के नाम से जानते थे। तो जब मौर्य काल का पतन होता है तो उसके बाद जब के दूसरे राजा हुए, दूसरे राजवंश हुए, तो वो उतना अपने देश का विस्तार नहीं कर पाए, वो अपने राज्य का उतना विस्तार नहीं कर पाए। लेकिन जब मौर्य काल खत्म होता है तो उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कौन कौन से राजा आए, जैसे शुंग वंश आया, कण्व वंश आया, ऐसे जो वंश आए। तो उनके बाद गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश आते ही हमारे भारत का फिर उन्होंने अपनी रियासतों का विस्तार करना शुरू कर दिया। गुप्तों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो गुप्त थे वो जो कुषाण आए थे हमारे भारत में, मध्य एशिया से जो कुषाण आए थे उनके सामंत थे। क्या थे? सामंत मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। सामंत वो होते थे कि कुछ गांव के मुखिया टाइप के होते थे जिनको सामंत कहा जाता था, और उन गांवों से जो सब कर बनता था, जो टैक्स बनता था, उसको इकट्ठा करके राजा को देते थे, तो उनको सामंत कहते थे। तो इसकी जो नींव थी गुप्त काल की, तो इनका सबसे पहले जो शासक था उनका नाम गुप्त था। तो इनके जो साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ स्थापत्य कला है, कुछ सिक्के हैं, इनसे गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले इनके जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन से आते हैं? देवचंद्र गुप्तम एक किताब है, देवचंद्र गुप्तम। तो इससे भी पता चलता है गुप्त काल के बारे में। उसके बाद मुद्रा राक्षस है, ये कहानियां, मुद्रा राक्षस की कहानियां, और देवचंद्र गुप्तम, इनसे भी पता चलता है गुप्त काल की स्थितियों के बारे में, राजनीतिक, आर्थिक किस दृष्टि से थे वो, कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, उनके बारे में भी इनसे पता चलता है। उसके बाद एक और ग्रंथ है जिसका नाम कामसूत्र है। तो कामसूत्र जो है ये बादशाहन की जो रचना है, कौन? बादशाहन कवि थे, उनके राज दरबार के बादशाहन कवि थे, उनकी एक ये रचना है। और कुछ रचनाएं कालिदास की भी मिलती है, क्योंकि आगे बताऊंगा मैं, कालिदास भी उनके राज दरबार के कवि थे। तो उसके बाद जो लेख बताए गए हैं, शिलालेख, उनमें कौन कौन से आते हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसमें जो प्रमुख लेख आता है गुप्त काल का वो है प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख। इसमें गुप्त का जो एक कवि था, गुप्त का समुद्रगुप्त हुए, उनका एक कवि था हरिसेन। ये उनके द्वारा ये बनाया गया था। एक स्तंभ है और उस पर गुप्त की वंशावली के बारे में, उनकी शासन प्रणाली के बारे में, उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में वहां पे सब कुछ वर्णन लिखा गया है, और ये आज भी प्रयाग में मौजूद है। उसके बाद एक एरत अभिलेख है। एरत अभिलेख एक भानु प्रताप गुप्त हुए थे। उनके जो 510 के आसपास की घटनाएं हुई थी उनका वर्णन इसमें मिलता है एरत अभिलेख में। और ये जो 550 के बाद तो गुप्त काल से खत्म हो गया, तो ये लगभग अंतिम राजा थे। उनके बाद एक राजा और हुए थे, विष्णुगुप्त, लेकिन ये लगभग अंतिम राजा थे। उसके बाद जो मुद्रा है, मुद्रा में हमें क्या मिलता है? सिक्के मिलते हैं, सोने के सिक्के मिले, चांदी के सिक्के मिले, और एक सिक्का हमें ऐसा मिला जिस पर कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। तो इससे इस बात का भी ये प्रमाण है और अनुमान लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा वादक थे।
यानी वो बहुत ही अच्छे कलाकार भी थे, इसलिए उनका जो तस्वीर है वो सिक्के पर अंकित आज भी मिलती है म्यूजियम में। और जो गुप्त काल में सिक्के थे वो ज्यादातर सोने के सिक्के चलाए गए थे, इसलिए इस काल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। लेकिन स्वर्णिम युग तो इसके लिए कहा जाने लगा, उसके बाद जो विदेशी यात्री थे फहियान भी इसी समय भारत आए थे, और वेदसांग भी इसी समय भारत में आए थे। कौन आए थे चीनी यात्री? फहियान और वेदसांग। याद रखना आपने ध्यान से, फहियान और वेदसांग गुप्त काल में ही हमारे भारत में आए थे, ये चीनी यात्री थे। गुप्त काल की बात मैं आपको बता दूं, गुप्त काल में सती प्रथा का भी वर्णन गुप्त काल से ही पता चलता। उससे पहले जो का काल रहा उसमें कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, न आर्कियोलॉजिकल सोर्स में मिलता है, ना ही स्थापत्य में मिलता है, और ना ही सिक्के पे कहीं दर्शाया गया है। लेकिन गुप्त काल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तो गुप्त काल शुरू होता है तो कई कुप्रथाएं हमारे समाज में आ चुकी थी, कई कुप्रथाएं थी जो हमारे समाज को भयभीत कर रही थी। उसमें सबसे जो किसी का शोषण हो रहा था तो वो थे दलित यानी शूद्र। अगर आप गुप्त काल का इतिहास पढ़ेंगे तो गुप्त काल में जब कोई शूद्र चलता था तो उसके पीछे एक बोरा तो होता नहीं था उस समय, खाल या कोई झाड़ू बांध दिया जाता था ताकि वो आगे निकले तो उसके जो पांव के निशान हैं वो भी मिट जाए, ताकि जो दूसरा कोई ब्राह्मण या अन्य वर्ग का आदमी आए तो उसके पद चिन्हों को भी स्पर्श न करे। तो छुआछूत जो थी वो बहुत ही चरम सीमा पर थी गुप्त काल में जो अभद्र व्यवहार शूद्रों के साथ और दलितों के साथ होता था उतना अभद्र व्यवहार शायद किसी काल में नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनका संस्थापक था वो श्रीगुप्त को माना जाता है। ये श्रीगुप्त शकों का, मैंने क्या बताया, शकों का जो शक आए थे भारत में, सॉरी शक नहीं कुषाण, जो कुषाण आए थे तो ये कुषाणों का एक सामंत था, एक टैक्स इकट्ठा करने वाला एक सामंत था। तो ये टैक्स इकट्ठा करके उनको दिया करता था। तो इसका नाम फिर बाद में श्रीगुप्त पड़ा। जब ये राजा बन गया, धीरे धीरे ये राजा बन गया तो इसका नाम श्रीगुप्त पड़ा। तो इनको वास्तविक संस्थापक तो नहीं माना जाता, लेकिन ये पहले संस्थापक है गुप्त वंश के। और इनका राज्य 240 से 280 ईस्वी तक रहा है, ये अनुमानित है। इस पे भी कई विवाद है, कई जगह 240 मिलेगा आपको और कई जगह 275 मिलेगा। तो ये आज तक हमारे इतिहासकारों के लिए विवाद बना हुआ है, कई बोलते हैं 240 और कई बोलते हैं 275। आपने ध्यान से याद रखना है, हमारा मकसद तो क्वेश्चन निकालना होता है, अब 240 हो या 275 हो, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस पर विवाद है, तो उस प्रकार से हमें आंसर मार्क करना होता है। उसके बाद इनका जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। जो मैंने बताया ये एक हरिसेन जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख था, उस पर लिखाया गया। तो इनका जो वहां पे वर्णन है वहां पर इनका वर्णन सबसे पहले मिलता है। उसके बाद आता है घटोत्कच, इनका बेटा हुआ फिर घटोत्कच। घटोत्कच 280 से 319 तक रहता है। इसका शासनकाल जो है वो 280 से 319 तक रहता है। घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा की उपाधि घटोत्कच ने धारण की थी कि मैं महाराजा हूं, महाराजा की उपाधि धारण उसने की थी। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम। इनको ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? इनको गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक है इनको माना जाता है, और इनका कार्यकाल 319 से 335 तक रहा है। और इन्होंने ही गुप्त संवत जो है, और जो आपने देखा होगा, आप में से कुछ ब्राह्मण परिवार से होंगे या ज्योतिष परिवार से होंगे तो आप जानते होंगे वहां पे जो हमारा पंचांग है वहां पे गुप्त संवत भी लिखा गया होता है। तो जो गुप्त संवत है वो यहां से ही, गुप्त संवत यहां से शुरू होता है। और जो हमारा शक संवत है
कौन सा? शक समत। इतना शाक्य प्रविष्ट है। वो शक समत जो हम आज भी यूज करते हैं, वो शक समत कनिष्क ने शुरू किया था। किसने किया था? कनिष्क। कनिष्क ने इसको शुरू किया था और 78 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। आपने ध्यान से इन चीजों को याद रखना है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? जो श्रीगुप्त ये घटोत्कच थे, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और उन्होंने एक एक आसानी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए आसान तरीका ढूंढा था। कौन सा तरीका? जो कि बिंबिसार ने लगाया था कि शादियां करके, वो शादियां करता था, बिंबिसार शादियां करता था और राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। युद्ध करने से उसने शादियां करके अपने राज्य विस्तार की नीति को अपनाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने भी वैसा किया था। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ उन्होंने विवाह करके अपने राज्य में उसको लिच्छवी को मिला लिया था। तो उन्होंने विवाह करना भी एक अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना की युक्ति बनाई थी। उसके बाद आते हैं उनके बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो शासन काल है वो 335 से 375 ईस्वी तक रहा है। इसमें विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन भी कहा है। किसने? विंसेंट स्मिथ, या ए स्मिथ भी बोलते हैं इसको। तो इन्होंने भारत का नेपोलियन भी कहा है। तो ये प्रश्न भी कई बार बड़े एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि किस गुप्त वंश के राजा को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और इनके जो हरिसेन ने इनकी प्रशंसा में, जब ये राजा बनते हैं तो हरिसेन ने, जो पीछे मैंने बताया, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। तो हरिसेन ने इस काल में वो लेख लिखा था, वो इनके राज कवि थे। तो इन्होंने उनकी प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखाया था, जो कि पहले कौशाम्बी में था। ध्यान से याद रखना आपने, वो पहले लेख लिखा गया था हरिसेन के द्वारा, तो वो कौशाम्बी में था। बाद में उसको इलाहाबाद या आज के आधुनिक प्रयाग में बनाया गया था। प्रयाग में उसको स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा? क्योंकि ये तो पहले कौशाम्बी में था, बाद में इसको लाया गया था प्रयाग में। तो ये काम अकबर ने किया था। और इसी पर जहांगीर और जो उनके कवि थे उनका भी काफी अच्छी तरह से वहां पर जिक्र मिलता है। एक तो उनके ये जहांगीर का भी वर्णन उस पर मिलता है। तो ये अकबर ने उठाकर कहा, प्रयाग, इलाहाबाद, ये प्रयाग में ले गए थे। और हरिसेन ने, किसने बनाया था इस लेख को? किसने गुदवाया था? हरिसेन, जो उनके राज कवि थे। उसके बाद समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन भी इस पर लिखा जा गया है। जो समुद्रगुप्त की कुल विजय थी कि कितने राजाओं को उसने हराया था, वो सारा वहां पे वर्णन आज भी लिखा आपको मिलेगा। तो इसने उत्तर भारत में 9 राजाओं को हराया था और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था। उसका वर्णन भी आज कौन कौन से राजा थे वो उसका भी वर्णन वहां पर गुदा गया है, लिखा गया है। उत्तर भारत के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। तो इसका वर्णन भी इस स्तंभ पर मिलता है। और इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी जिक्र मिलता है। जब फिर उस समय तो बीरबल थे नहीं, जहांगीर भी नहीं था, अकबर भी नहीं था, हुमायूं भी नहीं था। तो जब अकबर ने इसको कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद प्रयाग में लाया, तो वहां पर इसको प्रयाग अभिलेख, प्रशस्ति अभिलेख कहा जाने लगा। तो फिर उसके बाद जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन इस लेख पर मिलता है। उसके बाद समुद्रगुप्त जो था उसको इसको जो कवि थे, इसको राज कवि की संज्ञा दी गई थी। जो समुद्रगुप्त को क्या राज कवि की भी संज्ञा दी गई थी। इस स्तंभ पर उसका टोटल वर्णन लिखा गया है। और समुद्रगुप्त को ही राज कवि की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि वो बहुत ही कवि थे और प्रतिष्ठित थे, इसलिए उनको राज कवि की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल 375 से 415 तक रहा है। कहां से कहां तक?
475 से 415 तक इन्होंने शकों को पराजित किया था। जो शक भारत में आए थे, आपको पता है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया, शकों ने भारत पर आक्रमण किया, कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। तो जब मौर्य काल, मैंने पहले भी आपको बताया था, मौर्य काल जो कमजोर हो गया, अगर ये शक कहां से आते? अगर अशोक जिंदा होते, चंद्रगुप्त मौर्य जिंदा होते, तो ना शक भारत में आते, ना बाबर भारत में आता, ना अहमद शाह अब्दाली भारत में आता, ना मोहम्मद गौरी भारत में आता, और ना ही मोहम्मद गजनबी भारत में आता। ये जो लुटेरे थे भारत के, ये भारत में नहीं आते। अगर कोई योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह और अशोक की तरह होता तो ये बिल्कुल हमारे भारत में नहीं आते। लेकिन जैसे ही सत्ता कमजोर हो गई तो दूसरे बाहर के राजाओं ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इसी कारण शाकों ने भी आक्रमण किया, और शाकों को किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकों को हराया था। और शाकों को हराने के उपलक्ष्य में उन्हें एक उपाधि धारण की थी, और उपाधि कौन सी? विक्रमादित्य की। तो विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ध्यान से याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने ही धारण की थी। और उन्होंने जब शक हार गए तो उसके उपलक्ष्य में, उसकी खुशी में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे, अपने नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चांदी के सिक्के चलाए थे विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चांदी के सिक्के चलाए उस उपलक्ष्य में, शकों को हराने के उपलक्ष्य में चलाए थे। और उनकी सभा में 9 रत्न रहते थे। नवरत्न का मतलब मैं बता दूं कि 9 ज्ञानी को, 9 जो ज्ञानी होते थे, कई कवि होते थे उसमें, कई राजवैद्य होते थे उसमें, कई दार्शनिक होते थे उसमें, और कई खगोल शास्त्री होते थे उसमें। तो उनको नवरत्न कहा जाता था। 9 कौन कौन से थे? सबसे पहला आता है कालिदास, फिर धनवंतरी, फिर बारह मिहिर, फिर आता है अमर सिंह, फिर आता है शंकु, फिर आता है क्षपणक, फिर आता है बररुधि, फिर आता है बेताल भट्ट, और फिर आता है घट करपक। ये 9 रत्न जो थे उनकी सभा में थे, उनकी राजसभा में 9 कवि रहते थे। कवि तो क्या बोले, हर कोई जो ज्ञानी था उनको नवरत्न वो कहते थे। 9 ये उनके विशेष थे। तो उनकी जो राजधानी थी वो उनकी 2 जगह थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैनी। कौन सी? एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैनी, उनकी 2 जगह राजधानी उन्होंने बनाकर रखी थी। और जो चाइनीज यात्री थे फाहियान, वो भी उनके शासन काल में भारत में आए थे। तो फाहियान ने अपना जो वर्तमान ये जो वृतांत है वो अपनी किताब फोकिकी में लिखा है। चाइनीज भाषा का नाम मतलब है फोकिकी। उन्होंने एक किताब है उनकी जिसका नाम है फोकिकी। फोकिकी में उन्होंने अपना ये सारा जो भारत वृतांत है, जो भारत में वो घूमे थे, बहुत घुमक्कड़ यात्री थे फाहियान, क्योंकि चाइना से पैदल वो निकले थे, भारत पहुंचे थे, फिर नालंदा जाते हैं, उसके बाद ये अपने बहुत वहां से तक्षशिला, सॉरी नालंदा नहीं, तक्षशिला जाते हैं। उसके बाद आते हुए वो बया ये हमारे श्रीलंका से होते हुए फिर वो अपने चीन चले जाते थे। तो जो फाहियान यात्री था वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में आया था। और उनका एक स्तंभ है मेहरौली का लौह स्तंभ। मेहरौली का लौह स्तंभ मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा लोहे का खंभा बनाया गया हुआ, लौह स्तंभ बनाया गया हुआ है कि इसको आज तक जंग भी नहीं लगा है। इसकी विशेषता यह है कि इसको जंग नहीं लगता है। और ये आज दिल्ली के कुब्त उल इस्लाम मस्जिद है, वहां पर ये आज स्थित है। तो यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल जो है वो 415 से 455 तक रहा है। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी इन्होंने कराया था। किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो जब नालंदा का विश्वविद्यालय का इन्होंने निर्माण कराया, और जलाया किसने था? खिलजी ने नालंदा को जलाया था। तो उसके बाद जो ये नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया, और हूणों का पहला आक्रमण भी इनके समय में हुआ था। जो हूण थे, हूण जाति बता दूं, हूण जाति एक बहुत ही क्रूर जाति थी। हूण जाति मध्य एशिया से आए हुए लोग थे और भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। और हूणों का विशेष खाना क्या था? घोड़े का मांस। वो घोड़े का मांस ज्यादा खाते थे। तो हूणों ने आक्रमण किया, और कुमारगुप्त ने अपने बेटे को उनसे लड़ने के लिए भेजा। उसका नाम था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था।
किसने? स्कंदगुप्त ने। तो और भेजा किसने था उनको? कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त के बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही हुनों को हराया था और उन्होंने एक सुदर्शन झील है गिरनार पर्वत पर, गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील है जिसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान से याद रखना, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो शक भारत में आए तो शकों का एक राजा था रुद्रदाम। रुद्रदाम ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था, उस झील को छिन्न भिन्न कर दिया था, उसके पानी को खराब कर दिया था, तो उसके बाद वो पीने लायक नहीं रहा था। तो फिर जब स्कंदगुप्त आता है तो स्कंदगुप्त ने उसका पुनः उद्धार करवाया, उसको साफ करवाया, उस पानी को, उसका पुनः उद्धार करवा के उसको पीने लायक बनवाया था। उसके बाद आता है भानु प्रताप गुप्त। भानुगुप्त के समय में सती प्रथा को चलाया गया था, क्योंकि उससे पहले जो सती प्रथा का वर्णन है वो नहीं मिलता है। तो भानु प्रताप के समय में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। सती प्रथा जब कोई औरत ना चाहते हुए भी अपने पति के साथ उसको जला दिया जाता था। कौन औरत ऐसी है जो चाहेगी कि मैं उसको जला दिया जाए? लेकिन ऐसी प्रथा बनाई दी थी गुप्त काल में। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कुप्रथाएं भी चली थी, ठीक है, बहुत सारी कुप्रथाएं भी चली। दास प्रथा तो सबसे पहले, बहुत पहले थी। जो ये गुप्त थे, गुप्त राजा थे, ये वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन ये वैष्णव धर्म को मानते हुए फिर भी इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय में आपको बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किसका था? बुद्धिस्टों का था। तो ये बौद्ध धर्म का भी आदर करते थे, इसलिए इन्होंने बनाया था। तो उस समय अगर गुप्त काल में सबसे बुरा हाल था तो वो दलितों का था, क्योंकि दलितों का उस समय जो छुआछूत थी वो बहुत ज्यादा थी। दलितों के पीछे बोरा या खाल बांध दी जाती थी या झाड़ू बांध दिया जाता था, ताकि वो आगे से कहीं गुजरे तो उनके पांव के निशान भी ना बचे, कि कोई वहां से एक वैष्णव गुजरेगा, कोई ब्राह्मण गुजरेगा या क्षत्रिय गुजरेगा तो वो उसके पांव के ऊपर भी पांव ना रखे। इतनी उस समय छुआछूत थी। तो जब बुरा हाल था तो सबसे, जो गुप्त काल को वैसे तो स्वर्णिम काल कहा जाता है, लेकिन मेरा मत तो ऐसा है कि गुप्त काल में जो उस समय के जो शूद्र थे, जो उस समय के दलित थे, तो दलितों का तो बहुत बुरा हाल था। दलितों को जीने का भी हक नहीं था। दलितों को वेद पुराण पढ़ना तो दूर की बात है, सुनने का भी हक नहीं था। कोई गलती से वेद पुराण सुन लेता था तो उसके कानों में जलते हुए लोहे के सलाखें डाल दी जाती है। अगर इन चीजों को पढ़ना है तो आप गुप्त काल को अच्छी तरह से स्टडी करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि गुप्त काल में क्या था। लेकिन टॉपिक पे वापस आते हैं। उसके बाद ये जो सती प्रथा थी ये भानुगुप्त के काल में हुई थी। उसके बाद आता है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है वो 550 में इसका अंत हो जाता है, विष्णुगुप्त का। और इससे जो गुप्त काल है इसका चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। और उसके बाद गुप्तों ने भी काफी हम अपने राज्य को बढ़ाया था, और धीरे धीरे फिर जो गुप्त काल था वो कमजोर होने लगा था। उसके बाद जो भारत था वो छोटी छोटी रियासतों में बंट गया था। तो मैंने ये गुप्त काल पढ़ाया। अगली वीडियो में मैं गुप्त काल सेकंड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और गुप्तों के बारे में अन्य जो बातें हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।